मानसून वितरण एवं उत्पत्ति। मानसून की आवधिक प्रकृति के विचार को सामने रखने वाले सबसे पहले भूगोलवेत्ता निम्नलिखित में से कौन थे? अरब। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य है हवाओं की दिशा में मौसमी परिवर्तन। अल मसूदी और अल बल्खी ने मानसून के बारे में विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की तथा अल बल्खी ने प्रथम जलवायु एटलस प्रकाशित किया। अल मसूदी ने मानसून का वर्णन किया तथा वाष्पीकरण, संघनन और बादलों के विषय में बताया। अल बरूनी ने भारत की प्रमुख ऋतुओं का विवरण दिया और बताया कि भारत में मानसूनी वर्षा होती है। मानसूनी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से। निम्नलिखित में से किसने भारत में मानसून की उत्पत्ति से संबंधित विचार प्रस्तुत किया था? अल मसूदी ने। अल मसूदी ने पृथ्वी की गोलाभ आकृति की पुष्टि भी की थी। उन्होंने बंगाल की खाड़ी, हरकिंद सागर की मानसूनी हवाओं का वर्णन एक मौसम विज्ञान की दृष्टि से किया तथा उनका योगदान प्रादेशिक भूगोल में भी था। उन्होंने विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया। किताब मुराज अल तहाब उनकी प्रमुख पुस्तक है। अल बरूनी की प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं: किताब अल हिंद, अल कानून, अल मसूदी, किताब अल सैयदना। मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत के उच्च पठार के तापीय प्रभाव को निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण माना था? कोटेश्वरम एवं फ्लोन ने। मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत के उच्च पठार को तापीय प्रभाव को कोटेश्वरम एवं फ्लोन ने महत्वपूर्ण माना था। डॉक्टर कोटेश्वरम के मतानुसार तिब्बत का पठार, जो वायुमंडल में 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठा हुआ है, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक सूर्य तप प्राप्त करता है तथा ग्रीष्म ऋतु में गर्म हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके ऊपर एक तापीय प्रतिचक्रवात निर्मित हो जाता है। इससे हिमालय के दक्षिण की पश्चिमी उपोष्ण जेट स्ट्रीम कमजोर होने लगती है एवं प्रतिचक्रवात के दक्षिण भाग में पूर्वी जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। पहले इसका आविर्भाव भारत के पूर्वी देशांतरों में हुआ था, परंतु बाद में यह पश्चिम की ओर खिसकती हुई भारत, अरब सागर और पूर्वी अफ्रीका तक फैल जाती है। इस जेट स्ट्रीम के सहारे प्रवाहित वायु का हिंद महासागर क्षेत्र में अवतरण होता है, जिससे यहाँ के उच्च वायुदाब को बल मिलता है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रादुर्भाव होता है। तिब्बत पठार के ऊपर क्षोभ मंडल के मध्य भाग पर 500 मिलीबार स्तर पर तापीय प्रतिचक्रवातीय दशाएं ग्रीष्मकालीन मानसून के समय उत्पन्न होती है। सही। तिब्बत पठार का उच्च तलीय ऊष्मा स्रोत के रूप में कार्य करता है। दोनों सही है और सही व्याख्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही दोलन का वाकर परिचालन से घनिष्ठ संबंध है। दक्षिणी दोलन का वाकर परिसंचरण से घनिष्ठ संबंध है। और गिलबर्ट वाकर भारतीय विज्ञान सेवा के अध्यक्ष थे। दक्षिणी दोलन का सकारात्मक सूचकांक निर्बल व्यापारिक पवनों का सूचक है और दक्षिणी दोलन का नकारात्मक सूचकांक हिंद महासागर में उच्च दाब एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में निम्न दाब इंगित करना होता है। नकारात्मक अर्थात हिंद महासागर में, हिंद ओशन में हाई प्रेशर और पूर्वी प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर, ये नकारात्मक है। दक्षिणी दोलन का वॉकर परिचालन में घनिष्ठ संबंध है। दक्षिणी दोलन की तीव्रता की माप ताहिती एवं डार्विन के बीच वायुदाब के अंतर से की जाती है। ताहिती मध्य प्रशांत में स्थित क्षेत्र है, जबकि डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। धनात्मक वायुदाब से हिंद महासागर के क्षेत्र में जाड़े में वायुदाब कम और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अधिक होता है। इससे मानसून सामान्य हो जाता है। और ऋणात्मक मान के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में जाड़े में वायुदाब अधिक पाया जाता है। इससे मानसून कमजोर हो जाता है। इस दोलन की जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान के महानिदेशक सर गिलबर्ट वाकर द्वारा 1924 में दी गई थी।
दक्षिणी दोलन के कारण धरातलीय सतह पर प्रबल व्यापारिक हवाएं प्रवाहित होती हैं। धनात्मक मान मानसून के अनुकूल है। और ये जाड़े में होते हैं। एल नीनो दक्षिणी दोलन से संबंधित है। समुद्र के सामान्य तापमान में वृद्धि। एल नीनो दक्षिणी दोलन समुद्र के सामान्य तापमान में वृद्धि से संबंधित है। पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर गर्म जल राशि के आने से इसके ऊपर स्थित गर्म हवा के ऊपर उठने से निम्न वायुदाब बनता है। ऊपर ठंडी हवा क्षोभमंडल के ऊपरी भाग में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में नीचे उतरती है, जिस कारण उच्च दाब बनता है। इस पश्चिमी प्रशांत महासागरीय उच्च वायुदाब से हवाएं पूर्व दिशा में दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर की ओर चलती हैं। इस तरह एक पूर्ण कोशिका का निर्माण होता है। इस प्रकार की दशा को एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। वास्तव में पश्चिमी और पूर्वी प्रशांत महासागर में वायुदाब की स्थिति में बदलाव को ही दक्षिणी दोलन कहा जाता है। मानसून की उत्पत्ति के बारे में गति का अवधारणा फ्लॉन महोदय ने प्रस्तुत की थी। गतिक संकल्पना का प्रतिपादन फ्लॉन महोदय ने दिया था। उनके अनुसार मानसून पवनों की उत्पत्ति वायुदाब एवं पवन पेटियों के स्थानांतरण के कारण होता है। विषुवत रेखा के समीप व्यापारिक पवनों के मिलने से अभिसरण उत्पन्न होता है, जिसे ITCZ कहा जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने पर यह 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत हो जाती हैं और दक्षिणी पूर्वी एशिया में विषुवत पछुआ पवनें चलती हैं। यही दक्षिणी पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसून होता है, जिसके साथ अनेक बार चक्रवात आदि तूफान आते हैं, जबकि इसके विपरीत शीतकाल में पवनों की पेटियां दक्षिण पूर्वी एशिया से हट जाती हैं और वहां उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावशाली हो जाती है, जिसे फ्लॉन महोदय ने शीतकालीन मानसून कहा। एल नीनो के आने से मानसून कमजोर पड़ता है। सही। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अर्थात ITCZ का खिसकाव भारतीय मानसून का प्रमुख कारण है। दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं है। एल नीनो को विपरीत धारा के नाम से भी जाना जाता है, जो दक्षिणी अमेरिका के पेरू के पश्चिमी तट से 180 किलोमीटर की दूर पर उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। एल नीनो गर्म जल धारा है, जिसके आगमन पर सागरीय जल का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। वर्तमान समय में एल नीनो को एक मौसमी घटना के रूप में लिया जाता है। एल नीनो का संबंध पूर्वी प्रशांत महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि तथा ला नीना का पश्चिमी प्रशांत महासागर में के ऊष्मन से जोड़ा जाता है। वायुमंडल में एक निश्चित भाग में अति तीव्र गति वाली ऊपरी वायुतंत्र को कहा जाता है जेट स्ट्रीम। दक्षिणी और पूर्वी एशिया का मानसून एशियाई भूखंड की अवस्थिति और उसके आकार और भारतीय महासागर से उसकी समीपता द्वारा चालित होता है। ऊपरी वायु परिसंचरण में वायु और दाब के पैटर्न मानसूनी प्रवाह के सीजन से संबंधित हैं। दोनों सही है और सही व्याख्या है। दक्षिणी और पूर्वी एशिया का मानसून एशियाई भूखंड की अवस्थिति और उसके आकार और भारतीय महासागर से उसकी समीपता द्वारा चालित होता है तथा ऊपरी वायु परिसंचरण में वायु और दाब के पैटर्न मानसूनी प्रवाह के सृजन से संबंधित रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं। मई महीने में उत्तर पश्चिम मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं और अधिक बढ़ने लगती हैं। जून के प्रारंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वे हिंद महासागर से जाने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं। ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य सागर को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती हैं, जहाँ से भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती हैं। भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती हैं और भूमध्य रेखा को पार करके
उनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। इसी कारण उन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले पहुंचता है? पश्चिम घाट। देश में मानसून की अवधि में भी अंतर पाया जाता है। जिन भागों में मानसून सबसे पहले आता है वहाँ सबसे अधिक समय तक रहता है। जहाँ देर से पहुँचता है वहाँ जल्दी लौट जाता है, वहाँ से जल्दी से लौट जाता है। केरल में मानसून की अवधि 5 जून से 30 नवंबर तक है, जबकि पंजाब में 1 जुलाई से 20 सितंबर तक ही है। मौसमी विषमता अधिकतम है मध्य अक्षांश में। यह पेटी दो भिन्न प्रकार की पवन प्रणालियों से प्रभावित है, जिसके कारण यहाँ शीतोष्ण वातावरण का प्रभाव पाया जाता है। इस पेटी में पछुआ हवाएं प्रवाहित होती हैं। मानसून पवन तंत्र भारत की जलवायु पर प्रभावी है। मानसून पवन तंत्र एक ग्रही पवन है। ये सत्य है, परंतु आर असत्य है। निम्नलिखित में से किसकी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में वृष्टि प्रदान करने में कोई भूमिका नहीं है? उत्तरी अटलांटिक दोलक। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौटती मानसून से प्रभावित नहीं होता है? उत्तर प्रदेश। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से किसकी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन में प्रभावी भूमिका है? हिमालय की अवस्थिति। ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन में सभी कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन हिमालय की अवस्थिति मुख्य भूमिका निभाती है। अगर हिमालय न होता तो ये सभी कारण नगण्य हो जाते। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आभासी मानसून का उदाहरण है? दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग। इस प्रदेश की जलवायु में जाड़े, गर्मी और वर्षा की ऋतुएं अलग अलग होती हैं। गर्मियों में तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तथा शीत ऋतु में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है। वार्षिक तापांतर लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वर्षा की भी एक अस्पष्ट ऋतु मिलती है, जो गर्मियों के तुरंत बाद होती है। जाड़े की ऋतु प्रायः शुष्क होती है और वार्षिक वर्षा सामान्यतः 40 से 200 सेंटीमीटर होती है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर में होती है, जहाँ से ये आर्द्रता ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है उपरोक्त में से कोई नहीं। यह 1 से 5 जून के बीच केरल में मानसून विस्फोट के साथ प्रारंभ होती है। केरल में सर्वाधिक 5 महीने वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। भारत में कुल वर्षा का 74% भाग मानसून से होता है और दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक रहता है। यह मानसून सर्वप्रथम भारत के केरल तट से टकराता है। मानसून है एक मौसमी हवा। ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? एल नीनो के लिए अनुकूल दशा। दक्षिणी दोलन से अभिप्राय प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के मौसम प्रतिरूप का पाया जाना है। सामान्यतः जब हिंद महासागर में वायुदाब कम होता है तो प्रशांत महासागर में वायुदाब ऊंचा होता है। इसके विपरीत यदि वायुदाब प्रशांत महासागर में कम है तो हिंद महासागर में ऊंचा होता है। दक्षिणी दोलन की तीव्रता की माप वायुदाब के अंतर से की जाती है। धनात्मक मान के अंतर्गत हिंद महासागर के क्षेत्र में जाड़ों में वायुदाब कम और जाड़ों में धनात्मक मान के अंतर्गत हिंद महासागर में वायुदाब कम और प्रशांत महासागर में अधिक हो जाता है। यह मानसून की सामान्य दशा है, जबकि ऋणात्मक मान के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में जाड़ों में वायुदाब अधिक हो जाता है। इससे आने वाला मानसून कमजोर पड़ता है। ऋणात्मक दक्षिणी दोलन का मान एल नीनो के विकास से सीधा संबंध स्थापित करता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में पहले से लेकर बाद की स्थितियों तक दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन का क्रम सबसे पहले इसका क्रम है सर्वप्रथम अंडमान निकोबार, फिर केरल, मुंबई, ओडिशा।
भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की उत्पत्ति मुख्यतः किससे संबंधित है? भारतीय महासागर में समुद्र तलीय तापमान परिवर्तन। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की उत्पत्ति हिंद महासागर में समुद्र तलीय तापमान परिवर्तन के कारण होती है। क्लासिकल सिद्धांत के अंतर्गत तापीय और गतिज सिद्धांत आते हैं जो हिंद महासागर के तापमान पर आधारित हैं, लेकिन नवीन मान्यता के अनुसार एल नीनो, जेट स्ट्रीम तथा तिब्बत का पठार आदि भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। अतः भारतीय मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण हिंद महासागर में समुद्र तलीय ताप परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों के वर्षा की विशेषता कटिबंधीय मानसून वर्षा है? सह्याद्री, गंगा डेल्टा, कश्मीर घाटी और लद्दाख क्षेत्र। 1 और 2 अर्थात से। भारत में वर्षा की परिवर्तिता निम्नलिखित पाई जाती है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर वृष्टि छाया प्रदेश पाए जाते हैं और यह सूखा जैसी स्थिति यहाँ पाई जाती है। वर्षण के स्वरूप, वर्षा के प्रकार। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्षा यूरोप और उत्तरी अमेरिका में ज़्यादातर सर्दियों के दौरान होती है? चक्रवाती वर्षा। भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रोम सागर के चतुर्दिक फैले फ्रांस की रोन और सियोन नदियों की घाटियाँ, दक्षिणी इटली, यूनान, पश्चिमी टर्की, सीरिया, इजराइल, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका का अल्जीरिया प्रदेश, उत्तरी अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम भाग और ऑस्ट्रेलिया के भाग सम्मिलित किए जाते हैं। रोम सागरीय जलवायु की विशिष्टता का प्रमुख कारण सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति के कारण वायुदाब की पेटियों में खिंचाव को बताया जाता है, जिस कारण जाड़े में ये प्रदेश पछुआ पवन की पेटी में आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप चक्रवाती वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल में ये अयनवर्ती उच्च दाब के क्षेत्र में आ जाते हैं, जिस कारण प्रति चक्रवाती दशा उत्पन्न होती है और ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। अतः यूरोप और उत्तरी अमेरिका में ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में वर्षा चक्रवाती होती है। अप्रदूषित वर्षा के जल के पीएच मान किसके बीच होता है? पीएच 5 से 6 के बीच होता है, 5 और 6 के बीच होता है। अप्रदूषित वर्षा जल का पीएच मान पीएच 5 और पीएच 6 के बीच होता है। पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इससे विलयन में अम्ल और क्षारक की प्रबलता ज्ञात करते हैं। कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान इस प्रकार हैं। समुद्री जल का 8.1 है, रक्त 7.4, शराब 2.8, नींबू 2.2, लार 6.5, मूत्र 6 और सिरका 2.4। एक तड़ित झंझा कोशिका के अंतस्थ क्षेत्र के संदर्भ में व्यवस्थित कीजिए। डाउनड्राफ्ट वर्षा, स्टॉर्म ट्रैवल और एनविल टॉप ये हैं। तड़ित झंझा कोशिका के अंतस्थ का व्यवस्थित क्रम है। वर्षा, स्टॉर्म ट्रैवल, डाउनड्राफ्ट और एनविल टॉप। स्टॉलर के अनुसार तड़ित झंझा एक तीव्र स्थानीय झंझावात होता है, जिसमें वृत्त और घने कपासी वर्षा मेघ होते हैं तथा नीचे से ऊपर की ओर प्रबल हवा चलती है। किसी भी तड़ित झंझा में विभिन्न कोशिकाएं अपने विकास की विभिन्न अवस्थाओं में ही हो सकती है। प्रथम अवस्था को कपासी अवस्था, दूसरी अवस्था को प्रौढ़ावस्था अवस्था कहा जाता है, तीसरी को विलीन अवस्था कहा जाता है। कपासी, प्रौढ़ावस्था और विलीन अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा तड़ित झंझा के प्रौढ़ चरण को दर्शाता है? अचानक वर्षा शुरू हो जाना।
तड़ित झंझा एक स्थानीय झंझावात होता है जिसमें विस्तृत तथा घने कपासी वर्षा मेघ होते हैं तथा नीचे से ऊपर की ओर प्रबल हवाएं चलती हैं। तड़ित झंझा में विभिन्न कोशिकाएं विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हो सकती हैं। प्रथम अवस्था में कपासी अवस्था तथा दूसरी अवस्था में प्रौढ़ावस्था, जिसमें हवा का ऊपर और नीचे की ओर प्रवाह होता है। ऊपर उठने के कारण वायु ठंडी होकर वर्षा करती है। इस वर्षा में नीचे से ऊपर की ओर उठती हवा से घर्षण होता है, जिस कारण वायु का कुछ भाग नीचे प्रवाहित होने लगता है। यह उतरती वायु ठंडी होती है। तीसरी अवस्था विलीन की अवस्था होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निश्चित कीजिए इसमें कौन सा सही है। पच्छाभ मेघ क्रिस्टल से बनते हैं। पच्छाभ मेघ समतल आधार दर्शाते हैं। कपासी मेघ पतले व सफ़ेद और रेशेदार होते हैं। पच्छाभ मेघ सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनका निर्माण हिम क्रिस्टलों से होता है। इनका रंग उजला होता है। इनकी आकृति पक्षी के पंखों के समान होती है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान परिषद ने मेघों को 10 वर्गों में विभाजित किया है। उच्च मेघ 6000 से 20,000 अर्थात 6 से 20 किलोमीटर के बीच पाए जाते हैं। जिसमें पहला है पच्छाभ मेघ, पच्छाभ अस्तरी और पच्छाभ कपासी। मध्यम ऊंचाई के बादल 2.5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। मध्य स्तरीय मेघ, मध्य कपासी मेघ और निचले मेघ 2,500 मीटर अर्थात 2.5 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर होते हैं। इनमें है स्तरीय कपासी मेघ, स्तरीय मेघ, वर्षा स्तरीय मेघ। चौथा है ऊर्ध्वाधर विकास वाले मेघ, कपासी मेघ और कपासी वर्षा मेघ। निरंतर वर्षण के लिए किस प्रकार का निम्न बादल जिम्मेदार है। वर्षा स्तरीय अर्थात निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड निरंतर वर्षा के लिए जिम्मेदार है। ये धरातल के नज़दीक पाए जाते हैं। काले रंग के घने बादल होते हैं। ये किसी भी आकार के हो सकते हैं। इनकी सघनता के कारण अंधकार तक छा जाता है। इन बादलों से वर्षा अत्यधिक एवं निरंतर होती है। सन 1932 में अंतर्राष्ट्रीय विभाजन में बादलों को 4 प्रमुख और 10 उप प्रमुख भागों में विभाजित किया गया। अपने पुछल्ले किनारे से दूर उष्ण वातावरण में मेघ प्रकारों का सही अनुक्रम है। वर्षा स्तरीय, मध्य स्तरीय, पच्छाभ स्तरीय और पच्छाभ। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादल सबसे निचली परत में होते हैं। स्तरीय। बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। ल्यूक हॉवर्ड ने बादलों का सर्वप्रथम वर्गीकरण ल्यूक हॉवर्ड ने प्रस्तुत किया। बादलों की दिशा एवं गति का मापन नेफोमीटर से किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऋतु विज्ञान परिषद ने इसे 10 भागों में विभाजित किया गया है। उच्च मेघ 10 से 20 किलोमीटर, पच्छाभ स्तरीय और मध्य मेघ, निम्न मेघ। निम्नलिखित प्रकार के मेघों में कौन से आकाश में उच्चतम स्तर पर दिखाई पड़ते हैं। पच्छाभ कपासी। सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं ये बादल और ये लगभग 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक निर्मित होते हैं। छोटे छोटे गोलाकार लहरदार रूप में इनका विकास होता है। ये साफ मौसम के सूचक होते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण ये छायाहीन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिक ऊंचाई का मेघ है। पच्छाभ कपासी। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जिम्मेदार है। वर्षा स्तरीय अर्थात निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। मध्य कपासी का एक मध्य मेघ का उदाहरण है। निम्नलिखित बादलों में कौन वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। ये है पच्छाभ। निम्नलिखित में से कौन से मेघ निचले मेघ हैं। स्तरीय कपासी। धरातल से ऊंचाई के आधार पर किस प्रकार के बादलों की उपस्थिति 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। उच्च बादल। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। पच्छाभ। वर्षा स्तरीय एक निम्न मेघ का उदाहरण है।
मेघ अस्थिरता सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? बर्जरॉन और फंडीसेन ने 1933 में इसको प्रतिपादित किया था। जावा में वर्ष पर्यंत संवहनीय वर्षा होती है, सही है। जावा एक द्वीप है। दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं है। जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। दोनों सही है। यदि बादलों का निर्माण गर्म हवा के ऊपर उठने तथा फैलने और ठंडा होने के कारण होता है तो कोहरा का सृजन धरातल के पास विकिरण परिचालन और गर्म एवं ठंडी वायु राशियों के मिश्रण के कारण होता है। जब 2 किलोमीटर तक स्थित वस्तुएं दृष्टिगत होती हैं तो कोहरा को कुहासा कहा जाता है। संघटन समाचयन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वर्षण से। इस सिद्धांत का प्रतिपादन E.G. बोवेन ने किया था। मेघ अस्थिरता सिद्धांत बर्जरान फंडीसेन ने किया था। लवणीय उच्छ्वसन सिद्धांत हेले ने। वायुराशि संकल्पना वी बर्गनीज और जे बर्गनीज ने किया था। निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? वृष्टि छाया प्रदेश पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में स्थित है। हाइग्रोमीटर हाइग्रोग्राफ का उपयोग किया जाता है आर्द्रता मापन हेतु। वर्षा मापने के लिए रेन गेज का उपयोग किया जाता है और वायु की गति मापने के लिए एनेमोमीटर, विंडवेन वायु की दिशा मापने के लिए बैरोमीटर, वायु दाब मापने के लिए। कौन सा कथन सापेक्ष आर्द्रता के बारे में सही है? यह मापती है कि एक वायु खंड एक तापमान विशेष पर संतृप्त में कितना निकट है। न्यूनतम सापेक्ष आर्द्रता प्रातःकाल के दौरान प्राप्त होती है। यह आर्द्र वायु के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित जल के द्रव्यमान का अनुपात होती है। सापेक्ष आर्द्रता है किसी निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली हवा की आर्द्रता सामर्थ्य तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता बराबर किसी ताप पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटा उसी ताप पर उसी वायु की आर्द्रता सामर्थ्य गुणे 100। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है और सापेक्षिक आर्द्रता प्रातःकाल अधिकतम और सायंकाल न्यूनतम होती है। विश्व के किस क्षेत्र में अपच्छालन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र होती है? आर्द्र उष्णकटिबंध में। भारत उष्ण और उपोष्णकटिबंध में स्थित है, जहाँ लैटराइजेशन अर्थात अपच्छालन एक प्रभावी प्रक्रम है। वर्षा ऋतु के दौरान मूसलाधार निच्छालन लीचिंग को प्रेरित करती है। वर्षण के लिए निम्नलिखित में से किस रूप का व्यास 5.5 mm होता है? ओलावृष्टि में। खुली व स्वच्छ वायु में वायुमंडलीय जलवाष्प का निरंतर होने वाला संघनन पूर्व संघनित कणों के आकार वृद्धि में सहायक होता है। जब ये कण बड़े हो जाते हैं और हवा का अवरोध उन्हें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लटकाए रखने में सक्षम नहीं हो पाता तो बड़े आकार में संघनित कण पृथ्वी के धरातल पर गिरने लगते हैं। जल की बूंदों और हिमकणों के गिरने की इस प्रक्रिया को वृष्टि या वर्षण कहते हैं। वृष्टि जल के रूप में ठोस हिम के रूप में या दोनों ही मिश्रण रूप में अर्थात सहिम वृष्टि के रूप में हो सकती है। वर्षण के निम्नलिखित रूप होते हैं: जल वृष्टि या वर्षा, हिमवृष्टि या हिमपात, सहिम वृष्टि, उपल वृष्टि या ओला पड़ना और फुहार। ओलावृष्टि के अंतर्गत उपल वृष्टि में कण बड़े बर्फ के गोले के रूप में होते हैं। वास्तव में ओला ठोस वर्षण के रूप में होता है जिसमें छोटे आकार की बर्फ होती है जिसका व्यास 5.5 mm तक होता है। जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो जल ओला के रूप में बदल जाता है। वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस घटक पर निर्भर नहीं करती है? पवन ऊर्जा की उपलब्धता पर।
जबकि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा, वायु और पृथ्वी सतह के तापमान, पृथ्वी के सतह में आर्द्रता की उपलब्धता इस वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा जल जलवाष्प में बदल जाते हैं उसे वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण की मात्रा तथा तीव्रता वायु की गति, तापमान, शुष्कता पर निर्भर करती है। जितने ही ऊंचे तापमान पर वायु शुष्क होती है तथा गति तीव्र होती है, वाष्पीकरण उतनी ही अधिक तथा तीव्र होता है। अधिक तापमान वाली शुष्क हवा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होने के कारण वाष्पीकरण तीव्र होता है, क्योंकि हवा के संतृप्त होने से समय लगता है। स्थल की अपेक्षा सागरों पर वाष्पीकरण अधिक होता है। 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में सर्वाधिक वाष्पीकरण महाद्वीपों पर होता है, जबकि 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में सर्वाधिक वाष्पीकरण महासागरों पर होता है। पवन ऊर्जा वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा निर्गत करती है? विगलन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण या संघनन। जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाते हैं और जब यह वाष्प से सीधे ठोस में परिवर्तित होते हैं तो उसे ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। अर्थात सॉलिड वाष्प से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है, तब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्रक कहा जाता है। खासकर धूल, धुआं और महासागरों के नमक के कण आगे केंद्रक होते हैं, क्योंकि अच्छे केंद्रक होते हैं क्योंकि वे पानी को अवशोषित करते हैं। जब वायु और जलवाष्प की मात्रा स्थिर होती है तब कोहरे का निर्माण होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक क्लाइमोग्राफ मासिक आंकड़ों की सहायता से बनाया जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता और आर्द्र बल्ब तापमान। इस आरेख को सर्वप्रथम ग्रिफिथ टेलर महोदय ने बनाया था। इस आरेख को देखकर किसी स्थान की जलवायु संबंधी सामान्य दशाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अतः स्पष्ट है कि वर्षा का क्लाइमोग्राफ से कोई संबंध नहीं है। निरपेक्ष आर्द्रता को प्रदर्शित किया जाता है ग्राम प्रति घन मीटर में। वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता अर्थात एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहा जाता है। यह आर्द्रता वायु के निश्चित आयतन पर जलवाष्प के भार को प्रदर्शित करती है। इसे प्रति घन फुट पर ग्रेन में तथा प्रति घन सेंटीमीटर पर ग्राम में प्रदर्शित करते हैं, अतः इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और सागर स्थल से समुद्र स्थल की ओर, सागर से महाद्वीपों के आंतरिक भागों की ओर निरपेक्ष आर्द्रता कम होती जाती है। शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्मकाल में और रात की अपेक्षा दिन में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा पर वर्षा की संभावना निर्भर होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघों में लंबवत, लंबी, संकीर्ण और स्थूलता जैसी विशेषता पाई जाती है? मेघपुंज में, अर्थात क्यूमुलस प्रकार के बादलों का रंग सफ़ेद होता है तथा ये ऊर्ध्वाधर विकास वाले अत्यंत बृहद गुंबद के समान होते हैं। इस प्रकार के बादल अच्छे मौसम के प्रतीक होते हैं। सूर्य का प्रभामंडल पच्छाभ मेघों के बर्फ क्रिस्टल में प्रकाश के अपवर्तन द्वारा उत्पन्न होते हैं। पच्छाभ स्तरीय बादल प्रायः सफ़ेद होते हैं। वे आकाश में पतली दूधिया चादर के रूप में फैले होते हैं। इनके आगमन पर सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल अर्थात हैलो बन जाता है। इस प्रकार के बादल तूफान या चक्रवात आने की सूचना देते हैं।
ताप व्युत्क्रम के दौरान घटित होने वाली अत्यधिक अस्थायी दशाएं वह होती हैं जब तापमान वास्तव में ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है। सही है। ताप व्युत्क्रम से अधिक ऊर्ध्व वायु गमन होता है। ये गलत है। कौन सी प्रदेश वर्षा प्रधानता संवहनीय होती हैं? विषुवत रेखीय प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। औसत वार्षिक तापांतर द्वीपीय क्षेत्रों में -5.5 डिग्री से 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। अन्य क्षेत्रों में 2 से 3 के मध्य रहता है। इसी प्रकार इस जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु नहीं पाई जाती। इस प्रदेश में अधिकांश वर्षा संवहनीय होती है जो दोपहर के बाद प्रारंभ होकर शाम तक समाप्त हो जाती है। वायु में नमी की कम मात्रा से ऊंचे झंझावाती बादल निर्मित होते हैं। गलत। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऊर्जा का अंतरण वाष्पन और संघनन के माध्यम से होता है। ये सही है। वर्षण की प्रक्रिया का सही अनुक्रम है सी अर्थात असंतृप्त वायु, ओसांक, संघनन और वर्षण। वर्षण की प्रक्रिया के लिए 2 प्रधान रूप से उत्तरदायी हैं। वायु में आर्द्रता की पर्याप्तता, वायु का ऊपर उठना। निम्नलिखित में से कौन संघनन का रूप नहीं है? स्लीट। जबकि पाला, ओस, कोहरा संघनन के रूप हैं। धरातलीय सतह पर विकिरण शीतलन या संपर्क शीतलन के द्वारा आर्द्रवायु के संघनन के बाद बिना आर्द्रताग्राही नाभिक के धरातल पर किसी वस्तु की सतह पर जलवाष्प के सीधे जमाव को ओस कहा जाता है। हिमांक के नीचे संघनन होने पर धरातलीय सतह पर मिट्टियों में तथा हवा में जलवाष्प के सीधे तौर पर ठोस में रूपांतरण से हिमीकृत नमी को पाला या तुषार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन संघनन के लिए आवश्यक शर्त नहीं है? अधिक ऊंचाई, संतृप्तता सतह, जलवाष्प इसके लिए आवश्यक है। जल के गैसीय रूप अर्थात वाटर वेपर का जल में रूपांतरण ही जलवाष्प का जल के रूप में रूपांतरण ही संघनन कहलाता है। संघनन के लिए सतह सबसे आवश्यक तत्व है। संघनन की प्रक्रिया वायुमंडल में स्थित सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा पर आधारित होती है। जब हवा में सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है तो उस हवा को संतृप्त हवा कहते हैं और इसी अवस्था में संतृप्तता कहते हैं। वायु की संतृप्त अवस्था में पहुंचने के उपरांत ही संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और वायु के संतृप्त होने पर जलवाष्प की मुख्य भूमिका होती है। अतः संघनन में अधिक ऊंचाई का कोई योगदान नहीं है। संघनन नीचे अथवा अधिक ऊंचाई दोनों में प्रारंभ हो सकता है। परिपक्व तड़ित झंझा की विशेषता है मजबूत ऊर्ध्वाधर और अधोगामी होना। निम्नलिखित वर्षा के प्रकारों में कौन भूमध्य रेखीय प्रदेशों में सामान्यतः होती है? संवहनीय। संवहनीय वर्षा भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होती है। यद्यपि यह वर्षा थोड़े समय के लिए होती है परंतु मूसलाधार वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा मोटे और गहरे भूरे काले रंग वाले कपासी वर्षा मेघों द्वारा होती है। भूमध्य रेखा के समीप स्थित क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता के कारण संवहनीय क्रिया द्वारा नित्य दोपहर बाद वर्षा होती है। दोनों सही है और सही व्याख्या है। झंझावात की निम्नलिखित में से कौन सी ब्यूफोर्ट संख्या होती है? 12। इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है? दास्ते लुट। यह ईरान में स्थित है। यह एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। गोबी चीन और मंगोलिया में स्थित है। लद्दाख भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है और कराकुम लद्दाख वर्तमान में लद्दाख में स्थित है। कराकुम तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक वर्षा अंकित की गई है। अधिकतम वर्षा भूमध्य रेखा के समीप लगभग 10 से 20 डिग्री चौड़ाई वाले क्षेत्रों में होती है। उत्तर और दक्षिण में 20 से 30 डिग्री के मध्य कम वर्षा अंकित की जाती है और अक्षांश 0 से 10 अक्षांश दक्षिण में, अक्षांश 0 से 10 उत्तरी अक्षांश की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। डी गलत है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है, यहाँ पानी उपलब्ध नहीं है और इसलिए हवाएं शुष्क रहती हैं या मानसून इस क्षेत्र में पहुँचने में असफल रहता है। हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं के संपर्क में नहीं आती हैं जिसके कारण उन्हें ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाती। डी सही है। निम्नलिखित में से कौन अवक्षेपण अर्थात वर्षण का एक रूप नहीं है? ये है कुहासा पड़ना, जबकि वर्षा, हिमपात और ओलावृष्टि वर्षण का एक प्रकार है। उपल वृष्टि का कारण है संवहन। वृष्टि जब एक बहुत भीषण रूप धारण करती है तो उसे उपल वृष्टि कहते हैं। प्रबल झंझावात इसकी उत्पत्ति का कारण है। महासागरों तथा उच्च अक्षांशों पर संवहनीय क्रियाओं में कमी के कारण यहाँ उपल वृष्टि नहीं होती है। ज्ञात है कि भारत में मार्च से मई माह में उपल वृष्टि होती है। कोहरा की स्थिति बताती है तापमान की विलोमता। भूमध्य सागरीय प्रदेश में गर्मी के मौसम में वर्षा नहीं होती है। गर्मी के मौसम में व्यापारिक पवन इस प्रदेश के ऊपर से नहीं बहती है। ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादल आने वाले चक्रवात के सूचक होते हैं? पच्छाव स्तरीय मेघ। ए स्थान पर बी की अपेक्षा कुल वार्षिक वर्षा अधिक है। दोनों अक्षांशों पर वनस्पति प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु ए में शुष्क ऋतु भी पाई जाती है। किस प्राकृतिक प्रदेश में ए स्थित है? विषुवत रेखीय। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वृष्टि का प्रमुख कारण नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात N2O और द्वितीय कारण सल्फर डाइऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अतः विकल्प में नाइट्रोजन ऑक्साइड दिए जाने के कारण सी सल्फर डाइऑक्साइड सही होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड ताप वृद्धि हेतु जिम्मेदार गैस है। निम्नलिखित मेघों में से किसको तड़ित मेघ कहा जाता है? सी अर्थात कपासी वर्षा। कपासी वर्षा बादल को तड़ित मेघ कहा जाता है। पच्छाव कपासी बादल सफ़ेद रंग के गोलाकार या लहरनुमा होते हैं। पच्छाव स्तरीय मेघ सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का विकास करते हैं। ये 2500 से 3000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में संवहनीय वर्षा होती है? जकार्ता। ITC जेट की गतिविधि मुख्यतः वर्षा की अवधि निर्धारित करती है। भारत में उच्च मेघों द्वारा मेघाच्छन्न आकाश हेतु निम्नलिखित में से किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? डी अर्थात सर्कल में 4 रेखाएं। सांध्यकालीन सर्वाधिक रंगीन मेघ होते हैं पच्छाव। ये 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। विश्व जलवायु से संबंधित निम्नलिखित कथनों का विचार अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। अमेजन बेसिन में संवहनीय वर्षा होती है। उत्तरी महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में भारी वर्षा होती है। विषुवत रेखीय प्रदेश में आवर्त वर्षा होती है और विषुवत रेखीय प्रदेश के बाहर सर्वाधिक दैनिक तापमान पाया जाता है। डी अर्थात 1/4 सही है।
अफ्रीका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उस कोड का चयन कीजिए। मध्य अफ्रीका में अधिकांश वर्षा जाड़े में होती है और विषुवत रेखा अफ्रीका को लगभग 2 रेखा में बांटती है। मकर रेखा सहारा मरुस्थल को बराबर भागों में बांटती है। एटलस एक नवीन मोड़दार पर्वत है। तटीय उत्तरी अमेरिका वर्ष पर्यंत वर्षा प्राप्त करती है और यह स्थलोन्मुखी वायु द्वारा लगभग वर्ष प्रभावित रहता है। यह स्थलोन्मुखी वायु द्वारा लगभग वर्ष भर प्रभावित रहता है। दोनों सही है और सही व्याख्या है। दक्षिण अमेरिका की अमेजन बेसिन में संवहनीय वर्षा होती है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहा जाता है। आइसोबाथ समुद्र तल से समान गहराई दर्शाने वाली, आइसोहाइट समान वर्षा, आइसोबाथ समान दाब और आइसोहेल सूर्य के समान प्रकाशमान क्षेत्र। नेफोमीटर बादलों की दिशा एवं गति को दर्शाते हैं। ऊंचाई और विशेषताओं के आधार पर मेघों को कितने मुख्य प्रकारों और उपवर्गों में बांटा गया है? 4 मुख्य और 10 उपवर्ग। अंतर्राष्ट्रीय विभाजन 1932 में किया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान परिषद द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन वर्षा का प्रकार नहीं है? संवहनीय, पर्वतीय, चक्रवाती है, जबकि मध्य महाद्वीपीय वर्षा नहीं है। वे मेघ जो चपटे हुए गोलाकार मेघों के समूह हैं तथा रेखाओं तथा तरंगों की भांति व्यवस्थित होते हैं, पच्छाव कपासी मेघ कहलाते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तुषार तथा ओस वर्षण है। बादलों से धरातल पर आर्द्रता गिरने की क्रिया की वर्षण कहते हैं। यदि वर्षण हिम के रूप में होता है तो उसे जल में बदलकर वर्षण की मात्रा ज्ञात की जाती है। वर्षण की मात्रा निश्चित करना असंभव है। वर्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम है? असंतृप्त ओसांक, संघनन और वर्षण। संघनन की गुप्त ऊष्मा के मिलने पर ऊपर उठती हुई वायु के तापमान में हुई कमी कहलाती है आर्द्र ऊर्ध्वोष्म ताप परिवर्तन। यह 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। निम्नलिखित वर्षण के रूपों में कौन सा एक धरातलीय सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाता है? यह है बरगा। वृष्टि के लिए आवश्यक है कि वायु के ऊपर उठने के फलस्वरूप उसमें शीतलन के कारण संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो, जिससे वाष्प जल में परिवर्तित हो जाए तथा मेघ निर्माण हो। वृष्टि तो कुछ विशेष प्रकार के मेघों से ही होती है। वर्षाकारी मेघ तो वृष्टि प्रदान करते हैं, तो कभी वृष्टि किए बिना ही उनका वाष्पीकरण हो जाता है। कभी कभी मेघों से गिरने वाली जल की बूंदें धरातल पर पहुंचने से पूर्व ही वाष्पित हो जाती हैं, जिसे बरगा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सापेक्षिक आर्द्रता के प्रतिशत में परिकलन के लिए सही सूत्र है? ए अर्थात निरपेक्ष आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता बराबर निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य गुणा 100। निम्नलिखित में से कौन सा कारक तड़ी झंझा के विकास में सहायक नहीं है? वायुमंडलीय स्थिरता। जबकि संभाव्य अस्थिर वायु का संवहन, उष्ण एवं नम वायु की आपूर्ति, बादलों का प्रकार इसके सहायक हैं। जल कण जिस तापमान पर संघनित होते हैं वो है ओस बिंदु। ओसांक अर्थात ओस बिंदु होते हैं। आर्द्रता युक्त वायु जब संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊपर उठती है तब ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट द्वारा संतृप्त होती है। तब संतृप्त वायु संघनित होने लगती है। जब तापमान 0 से
ऊपर होने पर संघनन प्रक्रिया होती है, तब इस तापमान को ड्यू पॉइंट कहते हैं। तथा 0 से नीचे के तापमान पर संघनन प्रक्रिया जब होती है तो इसको फ्रीजिंग पॉइंट अर्थात जमाव बिंदु कहते हैं। 0 डिग्री से अधिक तापमान हो तो इसको ड्यू पॉइंट, और अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तो इसको फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। बन रहे बादल में विद्युत के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? तीव्र ऊर्ध्व वायु धारा। बन रहे बादल में तीव्र ऊर्ध्व वायु धारा आवश्यक है। ऊर्ध्व वायु के द्वारा ही बादल का निर्माण होता है, जिससे वर्षा की प्रक्रिया होती है। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं, क्योंकि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं। ये जल का अवशोषण करते हैं। इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है, अर्थात सभी सही हैं। वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बोवेन ने। वर्षा का संलयन सिद्धांत E.G. बोवेन ने प्रतिपादित किया था। वर्षा जल या ठोस के रूप में या दोनों मिश्रित रूप में हो सकते हैं। जब बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े बौछार के रूप में गिरते हैं तो इसे ओला कहते हैं। इसमें कई कृत्रिम परतें पाई जाती हैं। पच्छाव मेघ लगभग कितनी ऊंचाई पर होते हैं? ये 8 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। वर्षण से संबंधित हिम क्रिस्टल सिद्धांत बर्जरान ने दिया था। अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल सिद्धांत 1993 में बर्गरान ने प्रतिपादित किया था। वृष्टिपोषित और वृष्टि छाया प्रदेश एक पर्वतीय वर्षा का प्रकार है। सुपर कोल्ड जल वह जल है जिसमें जो 0 डिग्री तापमान के नीचे भी तरल बना रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित नहीं करता है? ये है वर्षा, जबकि ऊंचाई, तापमान और जलवाष्प की उपस्थिति वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करते हैं। वायु की किसी दी हुई मात्रा में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा निम्नलिखित में से किस तापक्रम या सापेक्ष आर्द्रता संयोजन से सर्वाधिक है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड में 100%। वायु की दी हुई मात्रा में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा 40 डिग्री सेंटीग्रेड 100% तापक्रम सापेक्षिक आर्द्रता संयोजन में सर्वाधिक है। जब चिनूक वात पर्वतीय श्रृंखला के प्रतिपवन ढाल से आती है तो संतृप्तता वाष्प दाब बढ़ जाता है, सापेक्ष आर्द्रता घट जाती है। निरपेक्ष आर्द्रता वायु की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित नमी की कुल मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता है, और सापेक्ष आर्द्रता निश्चित आयतन और तापक्रम में वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी तापक्रम में वायु में अधिकतम जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। विशिष्ट आर्द्रता जलवाष्प सहित 1 किलोग्राम वायु में निश्चित जलवाष्प का द्रव्यमान ग्राम में, और मिश्रण अनुपात जलवाष्प के भार तथा प्रति इकाई शुष्क वायु के आयतन का अनुपात। निम्नलिखित में से गलत कथन का पता लगाएं। विषुवत क्षेत्र अत्यधिक संवहनी वर्षा होती है। कुल अत्यधिक वर्षा दोनों गोलार्धों में पश्चिमी पवनों से होती है। 2 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर प्रबलता में बढ़ोतरी होती है, और उपोष्ण क्षेत्र में महासागर के पूर्व की ओर शुष्क क्षेत्र स्थित होते हैं। पूर्व नहीं बल्कि पश्चिम क्षेत्र में उपस्थित होते हैं।
वो पूर्वी महासागरों के पूर्वी क्षेत्र की ओर शुष्क होते हैं। सही है। निम्नलिखित में से किससे हवा की अस्थिरता में वृद्धि नहीं होती है? सूर्यास्त के पश्चात पृथ्वी की सतह का विकिरण शीतलन, मेघ शीर्ष से विकिरण शीतलन, गर्म सतह से होकर गुजरती हवा का नीचे से गर्म होना, वायुमंडल के सबसे निचले हिस्से में सघन सौर तापन। ए और बी। आयोग ने ए बी दोनों माना था।